पूरे इंडस्ट्री के सारे फंड मैनेजर सबको मिल के पूरा कॉलेज में से निकला था तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसके सामने रख दिया कि अक्षय कुमार ने बाबू भैया जो थे परेश रावल उनको लक के बारे में क्या बोला था। लक्ष्मी जी टिका तिलक लगाने आ रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। कोई पूछेगा, आप बोलेगे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे को मेरी औकात दिखाने का ट्राई कर रहे हो कि भाई तू ट्रेनी है तेरे को क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20-25 साल में कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हो प्राइवेट जेट भी ले सकेंगे। तो रेडियो पे कुछ परफॉर्मेंस सुनना और पृथ्वी थिएटर में या किसी थिएटर में 5 फुट दूरी पे आपके सामने खड़ा रह के बंदा परफॉर्म कर रहा है वो सुनना, उसमें जमीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना करियर एज ए ट्रेनी शुरू किया था, लेकिन आज वो म्यूचुअल फंड कंपनी में एक सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका नाम मिस्टर आशीष पी सोमैया है। आशीष जी की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको मिलाता हूँ आशीष जी से। आशीष जी, मैं आपका BITV में स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो आशीष जी, आपकी ये जो जर्नी रही है, आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रेनी के रूप में काम करना शुरू किया और आज आप एक CEO बन गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो आपकी जर्नी रही है इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने देखे होंगे। कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करना चाहोगे जिससे आपको ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सपीरियंस हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को पता चलता है या हमारी ऑडियंस को पता चलता है तो उन्हें जो है इससे कुछ सीखने को मिलेगा? आशीष जी, ठीक है। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक्चुअली सबसे पहली बात क्या है कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र है या हमारे जैसे एसेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है या समझो कि कोई स्टॉक मार्केट में ब्रोकर है, कोई एनालिस्ट है, कोई फंड मैनेजर है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड्स का जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है और साथ ही साथ अगर आप इंश्योरेंस की भी बात करें, इंश्योरेंस का भी जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, तो मिड-90s लेट 90s से ये इंडस्ट्री में एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के शुरुआत हुई। करेक्ट। और दूसरी बात क्या है कि लेट 90s में समझो 97-98 से इंटरेस्ट रेट्स का डीरेगुलेशन शुरू हुआ, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया ना तो गवर्नमेंट का जो RBI बॉन्ड था उसमें 11% टैक्स फ्री रेट मिलता था। स्टेट बैंक का FD का ब्याज 10% होता था। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो मंथली स्कीम में भी 9-10%, 11% इस तरीके का रिटर्न मिलता था। तो जितने भी लोग हमारे जैसे हैं ना जिन्होंने मिड-90s से लेट 90s में ये इंडस्ट्री में एंट्री लिया और उसके बाद कैपिटल मार्केट्स का बोलबाला और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, प्राइवेट इंश्योरेंस ये क्यों चलने लगा, क्योंकि उसके बाद से ब्याज दर को गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरली घटा दिया। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने डिविडेंड्स वगैरह को टैक्स फ्री कर दिया। तो खासकर केवल मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग इंडस्ट्री में मिड-90s से लेट 90s में आए हैं, ये सभी लोग को मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि सबने ग्रोथ देखा है। मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनको आप बोल सकते हैं राइट प्लेस राइट टाइम। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा कि आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि राइट प्लेस राइट टाइम का ये मतलब है कि आप लकी हैं। ओके। लेकिन अगर आपने हेरा फेरी पिक्चर देखा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि अक्षय कुमार ने बाबू भैया जो थे परेश रावल उनको लक के बारे में क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि लक्ष्मी जी तिलक लगाने आ रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि अगर आप राइट प्लेस राइट टाइम पे हैं और आपका लक चलने वाला है तो भी, और अगर लक्ष्मी जी तिलक लगाने वाली है तो मुंह धोने नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है कि वो केवल लक की बात नहीं है। इफ़ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम यू नीड टू बी डूइंग द राइट थिंग्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो पिक्चर में क्या बोल रहा था कि दरवाज़ा बंद करके मत बैठो, दरवाजे खुले रखो। करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो लेट 90s में ये इंडस्ट्री में आए, वो लोग राइट प्लेस राइट टाइम थे और काफ़ी लोगों ने मेहनत किया और दे वर कॉट डूइंग द राइट थिंग्स। तो राइट थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पूछा कि क्या सीखने को मिला, तो 2-3 चीज़ें। एक है कि माइंड अपना ओपन होना चाहिए, कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं जब ट्रेनी था 1999 में तो मेरे एक बॉस थे, उनको लगा कि मैं उनको बहुत परेशान करता हूँ, पूरे टाइम पीछे पड़े रहता हूँ कि ये काम दे दो वो काम दे दो। तो उसने मुझे ऐसा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट दिया जो उसको लगा कि बंदा गायब हो जाएगा 2 महीने के लिए, ऐसा कुछ काम दे दो कि इससे होने नहीं वाला है। तो मैं पूरे इंडस्ट्री के सारे फंड मैनेजर सबको मिल के पूरा कॉलेज में से निकला था तो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसके सामने रख दिया
तो उसको लगा रहे मैं इसको भगाने का ट्राई कर रहा था, ये तो पूरा काम करके ओके। वापस आ गया। तो ऐसा 2-3 चीज़ हुआ शुरुआत में, जिसके वजह से जो मेरे मेंटोर्स थे, जो मेरे बॉसेस थे, उनको लगा कि ये हार्ड वर्किंग है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो आशीष जी, जब आपने काम करना शुरू किया होगा, अभी आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि शुरू में ही आप जो है बहुत एग्रेसिव थे, आप में एक ग्रो करने का एक जज्बा था, जिस हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट मिला और आपने अच्छे से पूरा करके दिया। लेकिन फिर भी जनरली जब आदमी काम की शुरुआत करता है, उस वक्त जो है उसका गोल जो है उसके सामने एक अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो उसके काम करने का जो उसका रूटीन होता है वो थोड़ा सा ढीला ढाला भी होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसका गोल क्लियर होते जाता है, उसको दिखने लगता है, वो अपने रवैये को, अपने शेड्यूल को थोड़ा टाइट करते जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो शुरुआती दिनों में आपका क्या शेड्यूल था और फिर धीरे धीरे आपने उसमें क्या टाइटनेस लाया, उसको थोड़ा सा बताएं। तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जो सामने मिले, जो सीखने को मिले, वो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्केड्यूल कुछ होता नहीं था एक्चुअली। मोर और लेस में मंडे मॉर्निंग 9 बजे से लेके सैटरडे इवनिंग 7 बजे तक, मतलब मैं तो कॉलेज में था, कॉलेज जाता नहीं था, ऑफिस जाता था। और क्योंकि कॉलेज का फ़ीस भी ये सब प्रोजेक्ट करके, ट्रेनिंग करके जो स्टाइपेंड मिलता था उसी से, क्योंकि कॉलेज का फ़ीस भी देना था। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार सैटरडे मॉर्निंग 12 बजे, सैटरडे आफ्टरनून 12 साढ़े 12 बजे मैं ही अकेला था ऑफिस में, वो भी कंपनी का ब्रांच ऑफिस था, मेन ऑफिस में नहीं था मैं। कंपनी का नाम बताना चाहोगे आशीष जी? हाँ, तो अभी बहुत बड़ी कंपनी है ना, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो प्रूडेंशियल ICICI म्यूचुअल फंड होता था। तो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस होता था बैलेट पियर में, और उनका सांता क्रूज में एक ब्रांच होता था, वहाँ पे बैठता था मैं। तो सैटरडे आफ्टरनून 12 साढ़े 12 कोई नहीं था ऑफिस में, मैं ही था। तो एक तभी के बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र, उनका फ़ोन आया लैंडलाइन पे, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कुछ सवाल उन्होंने पूछा कि आई वांट टू स्पीक टू समवन, ये वो। तो मैंने बोला हाउ कैन आई हेल्प यू? बोल रहे हु आर यू? मैं बोला मैं तो समर ट्रेनी हूँ यहाँ पे। तो उसने मेरे को काफ़ी एग्रेसिवली और एकदम थोड़ा गलत टोन में पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? तो मैं तो, कोई पूछेगा आप बोलेगा हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे को मेरी औकात दिखाने का ट्राई कर रहे हो कि भाई तू ट्रेनी है, तेरे को क्या आता है। आप पूछ सकते हो, मैं बोलूँगा ठीक है, पता करके फ़ोन करता हूँ। करेक्ट। तो एक दो चीज़ ऐसे सीखने को मिला कि भाई मुझे तो जो सीखना है, वो जो सामने आया वो मैं सीखने को तैयार था, लेकिन बात कैसे करना चाहिए, लोगों को कैसे एनकरेज करना चाहिए। तो वो जो भी है, वो साहब भी है, वो नाराज़ हो गए मेरे से कि तू ट्रेनी हो, कि तू मुझे पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू, तू क्या हेल्प करेगा। तो फिर भी पूछ लिया, फिर उनको जवाब दिया मैंने। लेकिन बेसिकली तभी कोई रूटीन नहीं होता था, और रूटीन नहीं होने की वजह से सीखने को, क्योंकि क्या है कि ऐसा कोई सिखाने वाला ऐसा होता नहीं है, कंपनियों में सब बिजी होते हैं। करेक्ट। लेकिन आप अगर पूरे टाइम इर्द गिर्द वहाँ पे चिपके हुए हो तो कुछ ना कुछ यू विल स्टम्बल अपॉन करेक्ट मोर थिंग्स। तो पहले रूटीन नहीं होता था एक्चुअली, वाकई में अभी भी मेरा रूटीन नहीं है। अगर आप, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड लाइक इट और डिसलाइक और अग्री और डिसअग्री, मेरा मन करे तो मैं मंडे मॉर्निंग 11 बजे भी घर पे होता हूँ। ओके। और मेरा मन करे तो मैं सैटरडे इवनिंग 8 बजे भी ऑफिस में हो सकता हूँ। तो जो मुझे स्केड्यूल पे करना है, जैसे कंपनी में हर क्वार्टर बोर्ड मीटिंग होता है, रेगुलेटरी फाइलिंग होता है, किसी क्लाइंट को मिलना होता है, एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल करना होता है, तो जो चीज़ें स्केड्यूल पे करनी है वो तो करनी है। लेकिन जहाँ तक मेरे काम की चीज़ है, उसमें पर्सनली मैं स्केड्यूल नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी से फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। परफॉर्मेंस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्लेक्सिबिलिटी से परफॉर्मेंस ऑप्टिमल होता है। और शायद ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि हमारे इंडस्ट्री में हमारी एक ही शायद ऐसी कंपनी है जो फुल्ली वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी वर्किंग। यहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछता, जो रेगुलेटरी पोजीशन है उनको रेगुलेटरी रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन बाकी लोगों को कोई नहीं पूछता है कि आपने सुबह 9 बजे अटेंडेंस मार्क किया था क्या, कल आप ऑफिस में क्यों नहीं आए थे। यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी से फ़ायदा होता है। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपसे पूछूं कि आशीष सोमैया ने जब काम करना शुरू किया था उस वक्त और आज में, मतलब काम करने का तरीका या सोच में क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये है कि मैं पहले भी नई चीज़ें सीखने की ट्राई करता था, अभी भी मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। क्योंकि मैं जब मेरा करियर स्टार्ट किया मैं 23 इयर्स का था, अभी मैं 47 इयर्स का हूँ। तो 24 इयर्स में तो आप जानते हैं कि मार्केट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज हो गया, तो सीखना तो कंटिन्यूस है। लेकिन फ़र्क मेरे ख्याल में ये है कि पहले मैं सब चीज़ खुद करने की कोशिश करता था। अभी मैं चाहता हूँ कि जितने लोग
मेरे से समझो कि अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं। देखिए जब हम यंग होते हैं तो हम पसंद करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ काम किया जाए। लेकिन जैसे अब मैंने अगर समझो मेरा जॉब चेंज किया, पहले 8 साल पहले मैं कहीं और CEO था, मैं अब यहाँ में हूँ, तो अब मेरा सोच ये है कि हमेशा अपने दोस्तों के साथ काम करें या अपने पहचान वालों के साथ काम करें। ये एक उसके खिलाफ अगर आप देखें डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्स लोगों के साथ काम करना, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हासिल करना, अपना जो थिंकिंग है उसको थोड़ा और ब्रॉड करना, अपने थिंकिंग को चैलेंज करना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है एज के साथ चेंज होती हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सो आशीष जी, आपने इतने साल म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स के साथ, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ आपने काम किया है। कई सारे एडवाइज़र्स को आपने बहुत ग्रो होते हुए देखा है, कई सारे ऐसे भी होंगे जो ग्रो नहीं कर पाए। तो आपने क्या एनालाइज किया है? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ये चाहते हैं कि वो ग्रो हुए, लेकिन अगर कोई ग्रो नहीं हो पाया है तो आपने क्या एनालाइज किया है? ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए? और वो पॉइंट जो है, आप नेशनल मेगा माइंड शो में एज ए स्पीकर आने वाले हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा कौन सी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की कमी है जिसको आप वहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पर? नहीं सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई लुक फॉरवर्ड टू मेगा माइंड शो इन हैदराबाद। लेकिन अगर आप देखें तो जो मेरा एनालिसिस है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के है। इंश्योरेंस के बारे में मुझे थोड़ा कम नॉलेज होगी, लेकिन जो एक एडवाइज़र्स हैं, जो ये कम्युनिटी है, मैं ये देखता हूँ कि पिछले 20 साल में बहुत लोगों ने बहुत तरक्की की है। समझो कि 20 साल पहले कोई 5-10 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है या 10-20 लाख का प्रीमियम कलेक्शन है, ऐसा समझो कोई था 10-20 साल पहले। तो मैंने क्या देखा है कि जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट हुआ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ी है, तो एक्चुअली मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नए लोगों को ये इंडस्ट्री में आना मुश्किल हो रहा है, और जो पहले जो बड़े थे वही बड़े होते चले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जितने लोगों ने बड़ा सोचा और जितने लोगों ने आगे का तैयारी किया या जितने लोगों ने बड़ा विजन रखा, वो लोग ही स्केल पर कर पाते हैं। अगर आप बार बार ये सोचें कि अरे यार 20 साल पहले मैं किधर था और देख मैं किधर पहुंच गया, राइट। पहले मैं लोकल ट्रेन में जाता था, अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20-25 साल में कई ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हो प्राइवेट जेट भी ले सकेंगे। आपको आज किसी को सुन के ऐसा लगेगा क्या बकवास कर रहा है, राइट, करेक्ट। लेकिन वो सेम लोग 20 साल पहले जब लोकल ट्रेन में थे, अगर उनको कोई बोलता कि तुम मर्सिडीज चलाओगे, तभी भी उनको ऐसे ही लगता था कि क्या बकवास कर रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है, इसका जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है, और इसमें आप कितना बड़ा सोच सकते हो वो आपका लिमिट है, बाकी दूसरा इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आई थिंक बिग थिंकिंग का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि लोग हमेशा पास्ट को देख के सोचते हैं कि ओहो हो मैं कहाँ पहुँच गया। लेकिन जितनी भी बार आप पास्ट को देख के सोचते हैं ना कि ओहो मैं कहाँ पहुँच गया, तब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा ही चलता रहा तो मैं कहाँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि कंपाउंडिंग नॉलेज में और वेल्थ में जो कंपाउंडिंग है वो अनगिनत रिजल्ट आपको दे सकता है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बड़ा सोचना और बड़ी प्लानिंग करना। जैसे बहुत लोग हैं वो अपने ऑफिस में लोगों को हायर नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं वो अपने सेकेंड जनरेशन को लाने का अभी से तैयारी नहीं करते हैं। तो आपका जो प्रैक्टिस है उसको प्रोफेशनलाइज कैसे करना, बिग थिंकिंग कैसे लाना, सेकेंड जनरेशन को उसमें इंट्रोड्यूस कैसे करना, आई थिंक सबसे बड़ा विजन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे को भी ऐसा लगता है आशीष जी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज वो जो ट्रेन से चलते चलते आज जो कार में आके बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी आ गया है। इसकी वजह ये है कि उनको वो जेट प्लेन नहीं दिख रहा है जो आप दिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो ही बड़ा होगा। और दूसरा क्या है कि जो भी आप अचीव करते हैं वो सोचे बिना फ्लूक में आना कि वो तो आर्थिक व्यवस्था चल गई, बाजार चल गया तो मैं भी चल गया, ऐसा नहीं। विजन के साथ डेलिबरेटली करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, राइट प्लेस राइट टाइम पे होना एक बात है, करेक्ट, वहाँ पहुँच के सही चीज़ें करना ये अलग बात है। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो आशीष जी, अभी हमारा ये जो इवेंट होने वाला है, नेशनल मेगा माइंड शो होने वाला है, इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं। आप हो इधर, वी हैव इंटरनेशनल स्पीकर ऑल्सो।
ये एक नेशनल इवेंट है, हमारे देश के सभी लोग हम चाहते हैं कि वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र वहाँ पे आए और इसका एक बेनिफिट ले। लेकिन अब आज का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि नॉलेज जो है वो बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, घर पे बैठकर मैं कभी भी नॉलेज ले सकता हूँ। अब ऐसी आपको क्या लगता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हम चाहते हैं कि आसाम से, कलकत्ता से, कन्याकुमारी से लोग हैदराबाद में आएँ, सो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आने में उनको 3-4 दिन का समय देना पड़ेगा, उनका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे। सो जब एक नॉलेज मुझे बड़ी ही आसानी से यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो भी मैं अपना 4 दिन इन्वेस्ट करके, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके मुझे क्यों पर्सनली वहाँ पे आना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्यों एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को? अरे नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि क्या है कि जैसा आपने बताया यूट्यूब है, ये सब मैंने देखा है कि जैसे ये कोविड हो गया तो बहुत लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, सब कुछ जूम पे या यूट्यूब पे या टीम्स मीटिंग्स वगैरह में या गूगल चैट में, गूगल मीट में करते थे। तो शुरुआत में क्या है कि जूम कॉल, टीम कॉल पे लोग इन्वॉल्व होके अटेंड करते हैं। मेरे को लगता है 3-6 महीने के बाद तो वो रेडियो सुनने जैसा हो गया। मतलब वीडियो बंद है, कौन क्या बोल रहा है। सुबह अगर समझो ऐसा आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतना पावर पैक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 10 बजे पूरे जोश में बंदा लॉगिन करेगा, 10:30-11 बजे तक ऐसा लगेगा वीडियो सुन रहा है, मतलब रेडियो सुन रहा है, ऐसा हो जाएगा वो। तो इन्फॉर्मेशन लेना, सुनना, मतलब एक एक्सट्रीम पे रेडियो है और दूसरे एक्सट्रीम पे मैं आपको बोलूँ कि अनुपम खेर का एक्टिंग एकेडमी है, उसमें जाके देखो, या इधर पृथ्वी सिनेमा में आपसे 5 फुट दूरी पे स्टेज लगा के बंदा एक्टिंग करता है। तो रेडियो पे कुछ परफॉर्मेंस सुनना और पृथ्वी थिएटर में या किसी थिएटर में 5 फुट दूरी पे आपके सामने खड़ा रह के बंदा परफॉर्म कर रहा है, वो सुनना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क है, और बीइंग लाइव, बीइंग इमर्स्ड इनटू द सिचुएशन, और दूसरे लोग अपने आसपास फील करना, एनर्जी फील करना, आई थिंक इट इज़ नॉट इवन कंपेरेबल। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि डिजिटल मीडियम है उसकी वजह से इट इज़ गुड फॉर कन्वीनियंस, बट इट इज़ नॉट द सेम थिंग, डेफिनेटली नॉट। अगर आप तो सुनने वालों की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे बोलते कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, आप दे दो भाषण, मैं नहीं करता। करेक्ट। बिकॉज इवन आई कैन नॉट स्पीक इफ आई एम ऑन वीडियो। You need to feel the people, you need to feel people around you, you need to be able to relate to people, you have to look in people's eye. मैं तो बोलूँ आशीष जी कि मैंने आपके कई सारे वैसे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, लेकिन उस दिन जो मैं आपसे पर्सनली आपसे आके मिला और आज जो मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें जो मेरे बॉडी का वाइब्रेशन जो चेंज हुआ है बहुत सारी चीज़ें जो है आपने बताई भी नहीं है, लेकिन जो है मैं साथ में लेके जाऊंगा। बिकॉज एनर्जी, पीपल गेट एनर्जी एंड दे गिव एनर्जी, करेक्ट, दैट यू कैन नॉट हैव ऑन अ डिजिटल मीडियम, दैट इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट, परफेक्ट। सो आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले तो, मेरा ऐसा ड्रीम था कि आप नेशनल मेगा माइंड शो में आप आएँ और आप हमारे एक स्पीकर रहे, वो ड्रीम पूरा हुआ। आपने उसके लिए, आप आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपका ये जो वीडियो है आज का, इससे जो हमारे व्यूवर हैं उनको एक बहुत बड़ी सीख, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख जो लक के बारे में हमें समझ में आई कि भाई मेरा लक नहीं चला या मेरा लक नहीं था। तो कई बारी चीज़ें जो है, जैसा कि आपने बताया कि लक का डेफिनेशन आपने एक्चुअली हमारे सामने कुछ अलग दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो इस वीडियो के थ्रू आज आपको जो नॉलेज मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इन्फॉर्मेशन में बहुत वैल्यू है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये एक इंसान की लाइफ को भी चेंज कर सकता है। इसके लिए ये वीडियो जो है आप अपने तक ही सीमित मत रखना। ऐसा नहीं आपने देखा और आपने उसको छोड़ दिया, नहीं। आपके जान पहचान में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।